अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। हमने जो लाइव सेशन स्टार्ट किए हैं एसएसटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, सो उसमें हमने बायो के लिए ग्रेड 9 का टेक्स्ट बुक जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 विच इज़ बायो एनर्जेटिक्स। सो चैप्टर के फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन है कि इन प्रीवियस यूनिट यू हैव लर्नड अबाउट मैनी एक्टिविटीज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। दीज इंक्लूड सेल डिवीजन, यानी प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किए हैं अबाउट द सेल डिवीजन, respiration, growth and irritability. All these activities are possible because of chemical reaction occurring in their bodies. ये सारे के सारे रिएक्शन जो है हमारी बॉडी में परफॉर्म होते हैं और ये सारी की सारी एक्टिविटीज तभी पॉसिबल हैं बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड विच इज नॉन एज मेटाबॉलिज्म। सम रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी while others रिएक्शन रिलीज एनर्जी। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि एनर्जी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है विच आर एंडोथर्मिक, और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि एनर्जी रिलीज करते हैं विच आर एक्सोथर्मिक। So organisms have very sophisticated system of capturing, storing and utilizing energy. In this unit, you will study about the nature of energy used by organism and the basic processes by which organism capture and store energy. The first topic is the main topic, the chapter name, which is bioenergetics. So what is bioenergetic? The definition of bioenergetic is this, that this is the study of transformation of energy in organism. All organisms need energy to keep them alive and functioning. सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके लिए अपने लाइफ की सर्वाइवल के लिए उसके अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो उन सब के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होती हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर फंक्शन एंड इन ऑर्डर टू कीप देम अलाइव। सो बायोएनर्जेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? बायोएनर्जेटिक्स में हम इसी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं विद इन द ऑर्गेनिज्म और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म। The metabolic process which occur inside the living bodies all the time involve the making or breaking of bonds in the molecules. When chemical bonds are broken, energy is released, and when bonds are formed, energy is stored. जब हमारे लिविंग बॉडीज में जितने भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं, जितने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, तो इन सारे रिएक्शंस के लिए में या तो बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है या बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। यानी किसी अगर बड़े कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर, कोई बड़ा पॉलीमर हो, लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन हो या प्रोटीन्स की हो या लिपिड्स की हो, फ्रॉम देयर स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल, तो उसमें या तो बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है या बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। सो केमिकल बॉन्ड्स की ब्रेकिश के लिए में या तो एनर्जी रिलीज होगी, एंड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड द एनर्जी इज स्टोर्ड। वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन द एनर्जी रिलीज एंड एनर्जी स्टोर्ड, that will called the endothermic और exothermic. एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिसमें से बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होने के साथ साथ एनर्जी की रिलीज होती है, एंड व्हेन द बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड एनर्जी इज स्टोर्ड, सो दैट विल बी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो बायोएनर्जेटिक्स में हम सारे के सारे हमारे बॉडी में जितनी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं या एनर्जी की रिलीज होती हैं या एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होती है, तो वो सारी एनर्जी से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे प्रोसेस जो है वो हम डिस्कस करते हैं इन द टॉपिक विच इज़ बायोएनर्जेटिक्स। Sun is the ultimate source of energy for all organisms. However, only autotrophs use this energy directly. सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन सन की एनर्जी को डायरेक्टली जो यूज़ करते हैं तो वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स आर दैट विच कैन यूज़ एनर्जी डायरेक्टली and can prepare their food through the process of photosynthesis. They capture solar energy and convert it into stored chemical energy through the process of photosynthesis. Autotroph एक process perform करते हैं which is known as photosynthesis. photosynthesis में क्या होता है कि ये सन से सोलर एनर्जी को कैप्चर करके उसको केमिकल एनर्जी में स्टोर्ड करके हेटेरोट्रॉप्स को प्रोवाइड करती है, एंड दे कैन आल्सो यूज दैट फूड, एंड द फूड इज प्रिपेयर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये फूड की प्रिपरेशन करते हैं बाय कैप्चरिंग सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन एंड कन्वर्ट दैम इनटू केमिकल एनर्जी। The energy stored in food is then transformed into mechanical and heat energy during respiration. और फिर वो फूड जब हेटेरोट्रॉप्स वो फूड को कंज्यूम कर लेते हैं, देन आफ्टर कंजम्पशन ऑफ फूड एंड आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो फूड की उस फूड में जितनी एनर्जी होती है दैट विल बी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के प्रोसेस के टाइम में वो एनर्जी जो होती है जो सन से कैप्चर की होती है बाय द ऑटोट्रॉप्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
So that will be stored in the chemical energy form, and then after consumption, after the process of respiration, the energy will be released convert into the mechanical and heat energy. These are the two main processes involving energy transformation are photosynthesis and respiration. So दो जो main processes हैं जिसकी वजह से energy की transformation हुई, that will be photosynthesis and respiration. Photosynthesis में sun से solar energy convert हुई into chemical energy in the form of food. फिर वो फूड जब हेटरोट्रॉप्स ने उस फूड को कंजम्पशन के बाद दे थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन the chemical energy will be converted into mechanical and heat energy during the process of respiration. So photosynthesis और respiration ये दोनों एक ऐसे processes हैं जिसके थ्रू energy की transformation हुई, and these two main processes will be discussed in this chapter which is known as bioenergy. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के जितने भी रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी में, सो वो सारे के सारे रिएक्शंस में दो मेन प्रोसेस होते हैं. द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन, देन सेकंड वन इज रिडक्शन. सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है? बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन जो है ये इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस के थ्रू ही ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं इसमें परफॉर्म होते हैं. सो ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या है? ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन. जब किसी केमिकल रिएक्शन में या हाइड्रोजन का लॉस हो या उस रिएक्टेंट से हाइड्रोजन को लॉस हो या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, सो दैट विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ज़रूरी नहीं है कि एक ही रिएक्टेंट से हाइड्रोजन भी लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन भी लॉस होगा. कहीं पर ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के पास हाइड्रोजन हो और वो हाइड्रोजन को लॉस कर ले, फॉर एग्जांपल अगर HCl है इससे क्लोरीन आयन और हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन हो जाए, देन वी कॉल दिस ऑक्सीडेशन के हाइड्रोजन को इसने लॉस कर लिया है, तो दिस विल बी ऑक्सीडेशन. या अगर कहीं पर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले रिएक्टेंट्स, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आए. when the electron will be lost, the oxidation state will be increased, so that will be called oxidation. रिडक्शन की जो है टोटली ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. रिडक्शन जो है इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन की गेन होती है और इलेक्ट्रॉन जो है ये भी इसकी भी गेन होती है. ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, while रिडक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज आ जाए प्रोडक्ट के साइड में, और अगर हाइड्रोजन की गेनिंग हो, सो दैट विल बी कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. Energy can neither be stored nor released without oxidation reduction reaction. Therefore, life processes will be impossible without oxidation reduction reaction. Energy जो है ना तो हम उसको store कर सकते हैं ना release कर सकते हैं, but this energy will be transformed from one organism to another organism and through the process of oxidation reduction reactions. अगर oxidation reduction reaction ना हो तो फिर life जो है processes वो perform नहीं हो सकते. So this is all about oxidation reduction. In photosynthesis, a chain of oxidation reduction reactions occur during which carbon dioxide and water are combined to make food molecule. Photosynthesis का जो main reaction है उसमें क्या होता है कि उसमें carbon dioxide plus water they combine in the process in the presence of UV light from sun, and they form C6H12O6 which is glucose, and along with the byproduct which is oxygen. And this glucose we call this the food. Food is provided in the form of glucose. So in this oxidation reactions energy is stored in food molecule. एनर्जी जो होती है सारी की सारी एनर्जी जो कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स में बॉन्ड्स की ब्रेकिंग से या फॉर्मेशन से जो एनर्जी मिलती है, सो दैट एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन दिस फूड मॉलिक्यूल. Respiration is also oxidation reaction process during which food molecules are broken down into carbon dioxide and water. In these oxidation reaction, energy is liberated from food molecule. अब respiration का process में क्या होता है? Respiration process is totally opposite of the photosynthesis. Respiration में जो ग्लूकोज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो रिएक्टेंट्स के साइड पे होता है along with oxygen, and they form carbon dioxide, water along with energy in the form of ATPs. अब फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शंस होती हैं. सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर along with the heat along with the solar energy in the presence of the sunlight,
they form glucose and oxygen. Then in the process of respiration, glucose and oxygen combine, they form carbon dioxide and water with the release of energy in the form of ATPs. So these both reactions are reverse of each other. ये दोनों रिएक्शन जो है ये ऑपोजिट है। जहाँ फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्टेंट्स के साइड पर होते हैं, रिस्पायरेशन में वो प्रोडक्ट के साइड पर होते हैं, और फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट के साइड पर होते हैं वो रिस्पायरेशन में रिएक्टेंट्स के साइड पर होते हैं। इन दोनों रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शंस के थ्रू ही ये दोनों केमिकल रिएक्शंस जो हैं। ATP as the energy currency of cell. Cell use energy for performing activities like synthesis of proteins, cell division and growth. Energy is provided to all living cells by adenosine triphosphate. It is an energy-rich molecule and is called the energy currency of the cell. Cells make ATPs to store energy while they break ATPs to get energy. अब सेल्स जो होते हैं वो एनर्जी को यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। डिफरेंट एक्टिविटीज़ मीन्स दैट द synthesis of protein, the cell division processes and the processes of growth. इन ये जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो वो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ADP. सो एनर्जी लिविंग सेल्स जो होती हैं वो एनर्जी यूज़ करती हैं इन द फॉर्म ऑफ ATPs. ATP अब क्या है? ATP एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है और इसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे कि हर एक कंट्री की अपनी एक स्पेसिफिक करेंसी होती हैं, और अगर वो करेंसी आपके पास हो देन यू विल बी एबल टू बाय समथिंग फॉर योर सेल्फ। अगर आप के पास उस कंट्री की करेंसी हो तो फिर आप उस कंट्री में डिफरेंट जो अपने एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ अपने लिए खरीद सकते हैं। तो इसी तरह हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, सो डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। फिर डिपेंड अपॉन द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ दैट सेल द एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू दैट एक्टिविटीज़। अगर कोई सेल है उसकी एक्टिविटीज़ जो है उसका फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर हम बात करें लिवर की, तो लिवर में जितने सेल्स हैं उसके लिए वो लिवर के जितने सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, वो बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं लिवर के, बहुत ज़्यादा वाइटल ऑर्गन हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। सो वहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, सो वहाँ उसके लिए ज़्यादा ATPs चाहिए, उसके लिए ज़्यादा ATPs चाहिए, तो वहाँ पर ज़्यादा ATP सेल्स जो है वो उनको प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पर ATP की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। लेकिन अगर वो सेल्स हमारी बॉडी में जो जिसका फंक्शन एक ही स्पेसिफिक फंक्शन होता है और बस वो कंटिन्यूसली वही फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, देन लेस अमाउंट ऑफ ATPs विल बी प्रोवाइडेड। जस्ट लाइक आवर एयर, इन एयर में जितने सेल्स हैं सो वो जस्ट लिसनिंग का काम करते हैं, उसके एक स्पेसिफिक फंक्शन है, तो वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसको लेस अमाउंट ऑफ ATPs चाहिए, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। सो अकॉर्डिंग टू द different function of the cell, the different number of ATPs will be provided to that cell. So cells make ATPs to store energy while they break ATPs to get energy. सेल्स जो हैं अगर उसको एनर्जी स्टोर करनी है तो वो ATPs की फॉर्मेशन करते हैं, और अगर उसको एनर्जी चाहिए होती है तो वो ATPs को ब्रेक करके उससे एनर्जी यूज़ कर लेकर उसको यूटिलाइज करते हैं। The structure of ATP is just like this. ATP के structure में क्या है? ATP is actually the adenosine triphosphate. So adenosine triphosphate में क्या क्या है कि adenosine में सबसे पहला जो मेंबर है वो है adenine, जो कि नाइट्रोजनस बेस का मेंबर है। एक मेंबर है adenine. The adenine structure is just like this, two rings, and then we have pentose sugar which is ribose. तो जब शुगर एडिनिन के साथ मिलता है then this will be called adenosine, and when this adenosine combine with three phosphate groups then we call them adenosine triphosphate because of three phosphate groups in the ATP molecule. सो ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये जब शुगर मॉलिक्यूल के साथ पेंटोज शुगर के साथ कंबाइन होता है देन वी कॉल दिस एडिनोसिन, और जब ये एडिनोसिन जो है ये इन तीन फॉस्फेट के साथ कंबाइन होता है देन वी कॉल देम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें जो ये बॉन्ड्स हैं बिटवीन द फॉस्फेट एंड फॉस्फेट ग्रुप दिस वी कॉल्ड वेवी बॉन्ड्स, और इन वेवी बॉन्ड्स की ब्रेकेज जो है या इसकी फॉर्मेशन जो है ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड है, इसकी फॉर्मेशन के लिए भी बहुत हाई एनर्जी चाहिए और इसकी ब्रेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए।
जब हमें एटीपी से एनर्जी लेते हैं तो वो इन बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है, और इस बॉन्ड की ब्रेकिंग से जो एनर्जी मिलती है या एनर्जी यूज होती है, जो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, देन वी टेक एनर्जी फ्रॉम दीज मॉलिक्यूल्स बाय ब्रेकिंग दीज bonds. ATP molecule has three components, one adenine, a nitrogenous base. ATP molecule में के स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने दिखाया है 3 components होते हैं हर एक ATP molecule में। पहला जो होता है वो एडिनिन होता है, सो दैट इज अ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस हमारे पास और भी है, जैसे कि गवानीन है, साइटोसिन है, थायमीन है, सो दैट विल बी कॉल्ड नाइट्रोजनस बेस। वन राइबोस शुगर होता है जो कि पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन रिंग, and then we have 3 phosphate groups. The covalent bonds between the phosphate group are called high energy bond. जो phosphate के दरमियान जो ये bonds हैं, so ये बहुत ज़्यादा high energy bonds होते हैं। When a cell need energy, one bond between phosphate group is broken. जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो फोस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड है तो ये ब्रेक हो जाता है, और इससे हमें मिलती है 7.3 कैलोरीज एनर्जी, 7300 कैलोरीज एनर्जी हमें ये प्रोवाइड करते हैं बाय ब्रेकिंग जस्ट वन बॉन्ड बिटवीन द फोस्फेट ग्रुप्स। So as a result, one inorganic phosphate separates and ATP is converted into ADP. तो इसी तरह हमारे पास एक फोस्फेट जो है वो सेपरेट हो जाता है, और हमारे पास जो ATP था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट थे, अब वो कन्वर्ट हो गए हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। अब 2 फोस्फेट ग्रुप हो गए हैं। So when a cell has energy, it stores the energy by combining one inorganic phosphate with ADP. In this way ATP is formed. जब सेल जो है सेल में एनर्जी होती है तो वो एनर्जी को स्टोर करता है बाय कंबाइनिंग देम विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विद आईडीपी। यानी अगर सेल के पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होते हैं और वो उस एनर्जी को स्टोर करना चाहता है, तो फिर वो क्या करता है, इस एक्स्ट्रा जो फॉस्फेट था तो उसको कंबाइन कर देता है, वही एनर्जी को प्रोवाइड करके बॉन्ड बनाता है एडीपी और फॉस्फेट के दरमियान, और दोबारा से हमारे पास जो है एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि एटीपी और एडीपी की कन्वर्जन कैसे होती है, यानी एटीपी और एडीपी का साइकिल कैसे है। यहाँ पर एटीपी है, बट यहाँ पर एटीपी नहीं, यहाँ पर एडीपी है। ये यहाँ पर मिस्टेकली इन्होंने एटीपी लिखा हुआ है, बट दिस इज एडीपी। So when ATP is broken down, so they release phosphate group. The breakdown of ATP involves the release of phosphate group along with the energy, और इससे बन जाता है ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। फिर दोबारा जब ADP से ATP बनता है, सेल के पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है, वो फॉस्फेट को कंबाइन करना चाहता है, बॉन्ड बनाना चाहता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ADP के दरमियान। देन वो एनर्जी सेल जो है वो एनर्जी को यूज़ करके बॉन्ड बनाता है, और फिर फॉस्फेट को दोबारा से ADP के साथ कंबाइन करके ATP की फॉर्मेशन हो जाती है। So this is our diagrammatic representation of ATP and ADP cycle. ATP molecules are constantly broken by the cell into ADP. ATP molecules जो हैं इसके break down हो के सेल इसके ब्रेक डाउन करके ADP बनाता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है, along with the energy जो है वो रिलीज हो जाती है। At the same time, ATP molecules are constantly regenerated from ADP and phosphate using energy released from the breakdown of food. इसी तरह ATP मॉलिक्यूल जो हैं वो उसकी रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती हैं ADP से और फॉस्फेट से, और एनर्जी जो है यूजिंग एनर्जी रिलीज फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी फूड के ब्रेकडाउन के रिजल्ट में जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है, सो सेल उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड बनाकर ATP की फॉर्मेशन कर लेता है। दिस इज हाउ कॉन्स्टेंट साइकिल ऑफ ATP ब्रेकडाउन एंड रीफॉर्मेशन गोज ऑन इन द लिविंग सेल। तो इसी तरह एक कॉन्स्टेंट साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है एंड ATP और ADP। Photosynthesis, a life-sustaining process. The word photosynthesis is the combination of 2 Greek words. Photo means light and synthesis means manufacturing. Photosynthesis की definition ये है कि the synthesis or manufacturing of organic food in the presence of chlorophyll using carbon dioxide, water and sunlight and release energy as a byproduct. Photosynthesis का reaction ये है कि ऑर्गेनिक फूड या ग्लूकोज की सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स के लीफ में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है ग्लूकोज फूड along with the byproducts which is oxygen and water. Photosynthesis occur in the autotrophic organism.
फोटोसिंथेसिस हमेशा ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में होगा, प्लांट्स में, एल्गी में और सम बैक्टीरियाज में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन पिगमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस एक्ट एज एनर्जी कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो एज अ एनर्जी कैप्चरिंग और स्टोरिंग प्रोसेस है। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते बिकॉज दे आर अनेबल टू यूज एनर्जी ऑफ सनलाइट। देयरफॉर फॉर देयर एनर्जी नीड्स दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। हमेशा ये एनर्जी की नीड्स के लिए ये डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर। फोटोसिंथेसिस आल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाय ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म फॉर रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है हमें, जो कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो है उसको यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। सो रिस्पायरेशन के टाइम में हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है एंड दैट ऑक्सीजन विल बी प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर लिखा हुआ है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में दैट व्हाट डू द फोटोवोल्टिक अरे सोलर एनर्जी सिस्टम एंड द टोमेटो प्लांट्स हैव इन कॉमन? They both convert sunlight radiant energy into form useful to a human. The photovoltaic array absorbs solar energy and store it as a chemical potential energy in batteries. The leaves of the tomato plants absorb solar energy that is mainly stored as chemical potential energy in compounds called carbohydrate. यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोमेटो प्लांट्स में और फोटोवोल्टिक अरे यानी जो सोलर एनर्जी सिस्टम है उन इन दोनों में क्या कॉमन है? जो फोटोवोल्टिक अरे है जो कि सोलर एनर्जी सिस्टम है वो भी कन्वर्ट करता है सनलाइट यानी रेडिएंट एनर्जी को केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में। इन बैटरीज यानी बैटरीज में वो कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में। और जो टोमेटो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं तो वो भी कन्वर्जन करते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जो फोटोवोल्टिक अरे हैं जो कि सोलर एनर्जी सिस्टम है वो नॉन लिविंग थिंग्स को, जैसे कि बैटरीज हैं जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी उसकी वजह से मिलती है। सो दैट इज़ फॉर नॉन लिविंग। सो नॉन लिविंग सिस्टम के लिए बैटरीज हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी को, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लीव्स हैं, प्लांट्स हैं जो कि सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं एंड इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज द फूड through the process of photosynthesis. Then another topic is role of chlorophyll and sunlight in photosynthesis. Chlorophyll जो है, अब chlorophyll का क्या रोल है? chlorophyll जो है ये एक complex organic compound है and it absorbs sunlight which blue and red portion, जो sunlight में जो blue portion होता है और जो red portion होता है that will be absorbed and convert them into chemical energy for the formation of carbohydrate, यानी carbohydrate की formation के लिए वो chemical energy में उसको convert कर देता है। देन द ग्रीन पोर्शन ऑफ सनलाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज़ वाई क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन होता है। हमेशा जो हमें डिफरेंट कलर्स अपीयर होते हैं, जो हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं, सो दैट विल बी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के रिजल्ट में वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सारे के सारे सनलाइट के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करता है और उसी कलर को जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है तो वो ऑब्जेक्ट हमें उसी कलर का नजर आता है। जैसे कि अगर क्लोरोफिल का कलर ग्रीन है तो इट मींस दैट इसने सनलाइट के जितने कलर्स है उसमें उसको एब्जॉर्ब कर लिया है एंड दे कैन रिफ्लेक्ट द ग्रीन, सो दैट्स व्हाई क्लोरोफिल अपीयर ग्रीन। व्हेन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड, द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड टू मेक एटीपी। जब क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, देन एज अ रिजल्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में इंक्रीज आता है तो फिर वो स्टेबल नहीं होते, फिर वो एक्साइटेड हो जाते हैं एंड द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होती है वो यूटिलाइज होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इन प्लांट्स एंड एल्गी क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है इन द क्लोरोप्लास्ट, व्हाइल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स इट इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लांट्स और एल्गी में तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, बट जो ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता, तो क्लोरोफिल जो होता है वो उसके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू। देन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में है कि फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट ले क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बट दे डू हैव अनस्टेक्ड फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स।
लेकिन इसमें फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स होते हैं विच वर्क लाइक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। क्लोरोफिल इज अटैच्ड टू द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। क्लोरोफिल जो होता है वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो उसमें फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन होता है और उसके साथ क्लोरोफिल अटैच्ड होता है। सो द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्लस्टर कॉल्ड फोटोसिस्टम। फिर ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल है, ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, क्लस्टर के फॉर्म में ये अरेंज हुए होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड हुए होते हैं, and which we called them photosystem in thylakoid membranes of chloroplast. Chlorophyll A is the main photosynthetic pigment। जो chlorophyll A है ये main photosynthetic pigment है, और जो others pigments हैं उनको हम कहते हैं accessory pigments, और जिसमें included है chlorophyll B and carotenoids। तो ये points important है कि accessory pigment कौन कौन से हैं और जो main pigment है photosynthetic pigment वो कौन सा है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मेनली ब्लू एंड रेड लाइट। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से मेन जो लाइट्स होते हैं वो कौन से ये एब्जॉर्ब करता है। सम वेवलेंथ आर नॉट एब्जॉर्ब क्लोरोफिल ए एंड आर वेरी क्लोरोफिल ए एंड आर वेरी इफेक्टिवली एब्जॉर्ब बाय एसेसरी पिगमेंट्स एंड वाइस वर्सा। कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिनको क्लोरोफिल ए नहीं एब्जॉर्ब करता तो उनको एसेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे लाइट वेवलेंथ्स होते हैं जिनको एसेसरी पिगमेंट्स नहीं एब्जॉर्ब करते तो उनको क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर लेता है। अनदर टॉपिक है इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्लांट्स। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो रिएक्टेंट्स हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब प्लांट जो है इन दोनों की इनटेक कैसे करता है। सो CO2 इज प्रेजेंट इन द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है ये एयर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और ये एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड फ्रॉम द आउटसाइड एयर इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ लीफ थ्रू स्टोमेटा। अब ये एयर से प्लांट में किस तरह इंटर होता है। So the carbon dioxide is diffused from the outside air into the intercellular space। जो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं तो स्टोमेटा के इंटरसेलुलर स्पेस में ये डिफ्यूज्ड हो जाता है, और स्टोमेटा जो है ये स्मॉल ओपनिंग्स हैं जो कि स्कैटर्ड है इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। लीफ के एपिडर्मिस में स्टोमेटा जो है ये स्मॉल ओपनिंग्स के फॉर्म में स्कैटर्ड है, एंड थ्रू दिस द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इंटर्ड। ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। हर एक स्टोमेटा में किडनी के शेप की तरह 2 ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेट द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ लीफ, मेसोफिल एंड द एक्सटर्नल एयर। फिर हर एक स्टोमेटा में 2 किडनी शेप गार्ड सेल्स होते हैं। फिर स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, तो उस इन प्रोसेस के थ्रू, इस ओपनिंग और क्लोजिंग के थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन होती है, वाटर वेपर्स की, ऑक्सीजन की, बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ लीफ, यानी लीफ के जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, मेसोफिल और एक्सटर्नल एयर के दरमियान। आफ्टर डिफ्यूजिंग इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस, जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो जाता है इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस में, सो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच टू द वेट सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेसोफिल सेल्स के वेट सरफेस के साथ अटैच हो जाता है। देन इट डिफ्यूज इनटू द ग्रीन सेल्स। फिर वो ग्रीन सेल्स में डिफ्यूज हो जाता है एंड इंटर द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और फिर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एंटर हो जाता है। सो इन द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो जो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट और डार्क रिएक्शंस होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो होता है वो उसकी रिडक्शन, रिड्यूस मींस रिडक्शन हो जाती है, और उससे बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। वाटर इज आल्सो एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद जो है ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारा थ्योरी जो है, ये इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंटर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और ये इंटर होता है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है ये लीफ में के लोअर एपिडर्मिस में एक स्मॉल ओपनिंग्स हैं जो कि स्कैटर्डली ऐसे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। फिर जब और हर एक स्टोमेटा में 2 किडनी शेप गार्ड सेल्स होते हैं। फिर स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग से ही कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन होती है, वाटर वेपर जो है ये इंटर या लॉस होता है, या ऑक्सीजन जो है इसकी डिफ्यूजन होती है। सो बिटवीन द इंटर स्पेसिस एंड एक्सटर्नल एयर, यानी आफ्टर, फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाता है इंटरसेलुलर स्पेसिस में, तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाता है मेसोफिल सेल्स के वेट सरफेसेस के साथ। इसके बाद फिर क्या होता है, फिर डिफ्यूज हो जाता है उस मेसोफिल से, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड चले जाता है इनटू द ग्रीन सेल्स। ग्रीन सेल्स में जाने के बाद एंड इंटर द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फिर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ये इंटर हो जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ही ये रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं।
जब डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन एक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, हम आगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है। फिर डार्क रिएक्शन में ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इंटर हुआ है एक्सटर्नल एयर से, तो इसकी रिडक्शन हो जाती है। रिड्यूस जो यहाँ लिखा हुआ है इट मीन्स रिडक्शन। सो रिडक्शन हो के इससे बनते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच इज़ फूड C6H12 एंड O6। सो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी, हमारे पास बनता है कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज के फॉर्म में। फिर उसके बाद वाटर जो है ये भी एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वाटर जो है ये एब्जॉर्ब होता है बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स, यानी रूट्स जो होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए फ्रॉम द सॉइल। इट इज़ देन ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड टू द स्टेम। फिर रूट से पानी जो है ये ऊपर जाता है टू द स्टेम, स्टेम में जाता है एंड देन लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स, यानी जाइलम वेसल्स जैसे कि हमने टिश्यूज में पढ़े थे कि जाइलम होता है एंड फ्लोएम टिश्यू होते हैं। सो जाइलम वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। जाइलम वेसल्स के थ्रू पानी जो है वो रूट से स्टेम में जाता है और फिर स्टेम से लीव्स में जाते हैं। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज ट्रांसपायर्ड फ्रॉम द लीव्स व्हाइल अ स्मॉल पोर्शन इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। जब ये पानी जाइलम के थ्रू स्टेम से होकर लीव्स में जाता है तो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू लीव्स। सो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू बहुत ज़्यादा पानी जो है उसकी वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर जो है दैट विल बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो अब ये सारा का सारा जो है ये लीव्स में क्यों आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लीव्स में आता है, पानी भी लीव्स की तरफ जाता है, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल जो है ये लीव्स में क्यों कलेक्ट होते हैं? क्योंकि प्लांट्स में जैसे कि हमारे घरों में जब फूड की सिंथेसिस होती है, फूड की प्रिपरेशन होती है, सो द फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द हाउसेस इन द किचन। जो हमारे घरों में किचन होते हैं वहाँ पर फूड की सिंथेसिस होती है। सो प्लांट्स में भी अपने एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसको हम कह सकते हैं किचन। सो प्लांट्स में लीव्स होते हैं जहाँ पर फूड की सिंथेसिस होती है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। सो वी ऑल्सो कॉल्ड द लीव्स द किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स को हम किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं बिकॉज क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो कि फूड की प्रिपरेशन का प्रोसेस है वो सारा का सारा प्रोसेस होता है लीव्स में। सो इसी वजह से इस पर्पस की वजह से इसकी फंक्शन की अकॉर्डिंग हम इसको कहते हैं द किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स को हम किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD जो है ये एक कोएंजाइम है। इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म इज NADH। इसका जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, रिड्यूस मीन्स के NAD जो है वो रिडक्शन करके, रिडक्शन हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख लें NAD जो है इससे बना NADH, यानी NAD से बना NADH। सो इट मीन्स इसमें और इसमें डिफरेंस है हाइड्रोजन का। तो इट मीन्स कि NAD ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया है, गेन कर लिया है, रिड्यूस्ड होके NADH बना है। सो इट मीन्स इसने रिडक्शन रिएक्शन किया। One form of this coenzyme also carries phosphate with it and is therefore called NADP। और इसका जो एक कोएंजाइम है वो फोस्फेट ग्रुप को भी अटैच कर लेता है और इसी वजह से हम इसको कहते हैं NADP। यानी NAD को NADH इस वजह से कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन को गेन कर लेता है, रिड्यूस्ड हो जाता है और फिर इससे NADP भी हम इसको sometimes this present in the form of NADP because they can also attach the phosphate group. So this is a coenzyme and this coenzyme is used in the process of photosynthesis. Then the another topic is mechanism of photosynthesis। mechanism of photosynthesis जो है ये complete होता है 2 steps में। The first step जो है वो है light reaction। light reaction जो है this is occur in the granum of chloroplast। photosynthesis के mechanism में 2 steps हैं, एक है light reaction, दूसरा है dark reaction। तो ये आपको याद होना चाहिए कि light reaction कहाँ पर perform होता है leaves के किस portion में, और dark reaction कहाँ पर होता है। So light reaction occur in the granum of the chloroplast while the dark reaction occur in the stromal of the chloroplast। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट। अब स्टार्ट में जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और देयर एनर्जी लेवल इंक्रीज एंड देयर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीव्ड।
फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाता है। दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है आर यूज टू प्रोड्यूस एटीपी, और वही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटीपी की फॉर्मेशन का स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट। लाइट आल्सो ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लाइट जो है वो फोटोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन और वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उसकी स्प्लिटिंग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोलाइसिस। इसको हम कम्प्लीटली डिटेल में ये फर्स्ट ईयर में है कि फोटोलाइसिस यानी लाइट के थ्रू वाटर की जो है वो स्प्लिटिंग हो जाती है इनटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आयन। सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। ऑक्सीजन जो है ये रिलीज हो जाता है एट द एंड में, यानी जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के साथ जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है वो यही ऑक्सीजन होता है, ये पानी वाला ऑक्सीजन होता है। वाल हाइड्रोजन एटम जो होता है इस हाइड्रोजन एटम को फिर हम यूज करते हैं in order to reduce the coenzyme NADP into NADPH। फिर इस हाइड्रोजन को हम रिडक्शन या ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। इस कोएंजाइम के साथ या तो ये कंबाइन होता है या इसको रिलीज करता है। यहाँ पर लाइट रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि लाइट रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो लाइट रिएक्शन में रिएक्टेंट्स सनलाइट है, एडीपी और फॉस्फेट है, एनएडीपी है और वाटर है। प्रोडक्ट्स में क्या है, एटीपी है, एनएडीपीएच है और ऑक्सीजन है। अब जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं अब ये इंटर हो जाएंगे इनटू द डार्क रिएक्शन इनटू द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और फिर वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो वाटर है, जो सनलाइट है, जो एडीपी है, तो वो रिएक्टेंट्स हैं। अनदर रिएक्शन जो है वो है डार्क रिएक्शन, एंड डार्क रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल। व्हाई वी कॉल दिस कैल्विन? बिकॉज ऑफ द मेल्विन कैल्विन, दिस इज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्ट्रोमा में होता है। दीज रिएक्शन डू नॉट रिक्वायर एनर्जी ऑफ सनलाइट। अब डार्क रिएक्शन के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती। हम इसको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? लाइट रिएक्शन हम लाइट रिएक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि लाइट रिएक्शन जो है वो सनलाइट के लाइट को यूटिलाइज करता है। लाइट रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि डार्क रिएक्शन जो है उसको सनलाइट की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि लाइट रिएक्शन ने ऑलरेडी एडीपी की सिंथेसिस कर ली है। तो अब इसको लाइट एनर्जी की यानी सनलाइट की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एनर्जी इसको चाहिए वो एटीपी के फॉर्म में लाइट रिएक्शन इसको प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस डार्क रिएक्शन, बिकॉज इट डू नॉट रिक्वायर एनर्जी ऑफ सनलाइट। ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस्ड होके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एयर से यहाँ पर आता है और वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन स्टार्ट कर लेता है। फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी प्रोवाइड एनर्जी व्हाइल एनएडीपीएच प्रोवाइड हाइड्रोजन। जब कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है तो एटीपी जो है ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है और कन्वर्ट हो जाता है एडीपी और फॉस्फेट में। और एनएडीपीएच जो कि एक कोएंजाइम है, तो ये कोएंजाइम इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करती है और रिड्यूस सॉरी यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन होके ये बन जाता है NADP। सो NADP की फॉर्मेशन हो जाती है, दोबारा से ये दोनों बन जाते हैं, ये दोबारा से आ जाते हैं लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन से दोबारा इसकी ATP और NADPH की फॉर्मेशन हो जाती है और इसी तरह ये साइकिल जो है ये परफॉर्म होता है। यहाँ पर इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर लाइट रिएक्शन है और ये डार्क रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में दो स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। लाइट रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ये सनलाइट के लाइट को यूज करता है। ये होता है ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, और ये ग्रेनम है एंड दिस लिक्विड पोर्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा। तो ग्रेनम में लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है, ये सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करता है और वाटर को लेकर सनलाइट के थ्रू वाटर की स्प्लिटिंग करके उससे बनाता है ऑक्सीजन, जो कि रिलीज हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर। और फिर जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को NADP के साथ कंबाइन करके ये बनाता है NADPH ये बना दे देता है। सॉरी यहाँ पर नहीं देता, ये वाला है NADPH। NADP के साथ कंबाइन होकर यहाँ बना आ जाता है NADPH और ATP की फॉर्मेशन कर लेता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सनलाइट। ADP से फॉस्फेट को कंबाइन करके इन सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करके ADP और फॉस्फेट के दरमियान रिएक्शन करके ATP बनाकर डार्क रिएक्शन को देता है। सो लाइट रिएक्शन विल गिव NADPH एंड ATP एंड व्हेन इन दिस डार्क रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन जो है बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और इन दोनों को यूटिलाइज करके बना देता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये प्रोडक्ट्स जो है के साइड पर आता है। सो प्रोडक्ट के साइड में एक ऑक्सीजन बन जाता है और दूसरा ग्लूकोज।
और इसके अलावा जो NADP और NADPH को यूटिलाइज करके बनाता है NADP, और ATP को यूज़ करके ये कन्वर्ट हो जाता है ADP और फॉस्फेट में, तो दोबारा से ये लाइट रिएक्शन में दे देता है। और इसी तरह ये इसके लिए रॉ मटेरियल्स का सिंथेसिस करता है और डार्क रिएक्शन उसको यूटिलाइज करके दोबारा से उसको लाइट रिएक्शन में को सेंड करता है। सो अब यहाँ पर जो MCQs आते हैं, तो MCQs ऐसे आते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो रिएक्टेंट्स में वाटर है, सो विच स्टेप इन विच स्टेप द वाटर विल बी यूज्ड, तो लाइट रिएक्शन में वाटर यूज होता है या डार्क रिएक्शन में। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कौन से स्टेप में यूज होता है, डार्क रिएक्शन में या लाइट रिएक्शन में। अनदर थिंग दैट इज ऑक्सीजन जो है, प्रोडक्ट के साइन में जो ऑक्सीजन है वो किसका प्रोडक्ट है, ये लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है या डार्क रिएक्शन में। या इसके अलावा ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है उसकी सिंथेसिस डार्क रिएक्शन के रिजल्ट में होती है या लाइट रिएक्शन में। तो अगर आपको ये वाला डायग्राम याद हो तो इस डायग्राम से आप क्लियरली जो है सारे के सारे MCQs जो है वो क्लियरली उसके आंसर दे सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि ईटा में के एक टेस्ट में मेडिकल जो टेस्ट है उसमें भी एक यही डायग्राम उन्होंने दिया हुआ था, और यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने मिसिंग थी कि यहाँ पर क्या होगा, तो फिर वो ऑप्शंस दिए हुए थे और ऑप्शन में फिर आपको मार्क करना था कि मिसिंग जो डायग्राम में जो मिसिंग पॉइंट है तो वहाँ पर कौन सा ऑप्शन उसके लिए उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटो। देन अनदर टॉपिक है द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर्स का क्या कंसेप्ट है। Any environmental factors absence or deficiency of which can decrease the rate of a metabolic reaction is called limiting factor for that reaction। कोई भी ऐसा environmental factor की absence या उसकी deficiency जो है वो metabolic reaction के rate को decrease करती है, और फिर उसको फिर हम कहते हैं limiting factor for that reaction। So many factor act as the limiting factor for photosynthesis। Important limiting factor of photosynthesis जो है वो है light intensity है, temperature है, concentration of carbon dioxide है और availability of water है। फर्स्ट वन जो है वो है इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। लाइट जो है ये एक रेडिएंट एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि विच क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। फिर उसी केमिकल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। एट डन एंड सनसेट एंड इन विंटर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो लो होती है, सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ये मैक्सिमम होती है एट मिड डे। लाइट की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है एट डिफरेंट टाइम्स, सो दैट विल आल्सो अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक फूड। द क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वेरी इंटेंस लाइट जो होती है वो क्लोरोफिल को डैमेज कर लेती है एंड देयरफॉर हैज इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो वेरी वीक लाइट होती है वो एनर्जी देयरफॉर एनर्जी अब्जॉर्प्शन जो है वो क्लोरोफिल उसकी लो होती है एंड दिस रिजल्ट इन लोअर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। Allah Almighty has created sun as the ultimate source of energy, food which sustain all forms of life on earth। सो अल्लाह ने जो है सन को एज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट किया हुआ है और उसके थ्रू हमें फूड की सिंथेसिस होती है एंड विच सस्टेन द ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। नेक्स्ट जो है वो है इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये क्या प्रोवाइड करती है, कार्बन प्रोवाइड करती हैं ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए। एज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है अगर इंक्रीज हो जाए तो रेट ऑफ डार्क रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। वेरियस फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये दिस फॉल डाउन इन द मेसोफिल टिश्यू, और जब ये दिस लोअर डाउन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फिर उसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो भी कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर में 0.03% जो है वो प्रेजेंट है। इट इज कॉन्स्टेंटली रिमूव फ्रॉम एयर बाय द ऑटोट्रोप। ऑटोट्रोप जो है वो उसको कंटिन्यूसली रिमूव कर रहे हैं एंड इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड की ये कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट है एयर में बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पायरेशन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक चीज़ का एक बैलेंस है, अल्लाह ने हर एक चीज़ के लिए एक बैलेंस किया हुआ है। हर एक गैस, अगर वो गैसेस हो, लिक्विड हो, सॉलिड के फॉर्म में हो, सो हर एक चीज़ को एक बैलेंस अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑटोट्रॉफ यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो उसी तरह रिस्पायरेशन जो है वो उसको उसकी रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू उसकी प्रोडक्शन होती है। एक प्रोसेस जो है वो उसको यूटिलाइज करता है तो दूसरा प्रोसेस जो है वो उसको प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बैलेंस होता है। सो हर एक जो अगर हर एक चीज़ है जो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उसका एक स्पेसिफिक बैलेंस है, और वो बैलेंस जो है वो मेंटेन किया हुआ है थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस।
सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड जो इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ये नेसेसरी है नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर इसमें इंक्रीज या डिक्रीज आ जाए टेम्परेचर में then negatively affect the rate of photosynthesis. Generally a temperature ranging between 20 डिग्री और 30 डिग्री, जो 20 डिग्री और 30 डिग्री के दरमियान जो रेंज है तो ये मोस्ट सुटेबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। जब टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है 30 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कम हो जाता है। सिमिलरली अगर एट लो टेम्परेचर द रेट डिक्लाइन एंड एट फ्रीजिंग टेम्परेचर इट स्टॉप कम्प्लीटली। जब कम टेम्परेचर पर ये रेट डिक्लाइन हो जाता है और फ्रीजिंग टेम्परेचर पर ये बिल्कुल कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। सो हाउएवर प्लांट्स ग्रोइंग इन ड्राई एंड हॉट लोकेलिटीज एंड इन कोल्ड रीजन हैव डेवलप्ड एडेप्टेशन फॉर हाई एंड लो टेम्परेचर। फिर ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि ड्राई रीजन में उसकी वहाँ पर ग्रो करते हैं, या ऐसे प्लांट्स हैं जो कि कोल्ड रीजन्स में उनकी ग्रोथ होती है। सो हर एक प्लांट जो है जहाँ पर वो एग्जिस्ट करते हैं सो उसके लिए फिर वो उस प्लांट्स में डिफरेंट एडेप्टेशंस हुई होती है टू द एक्सटर्नल कंडीशन एंड टुवर्ड द एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो फिर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनमें डिफरेंट एडेप्टेशंस हुई होती हैं और उसी एडेप्टेशंस के थ्रू फिर प्लांट्स की ग्रोथ होती है। सो दिस इज अबाउट द photosynthesis. In today's class we can discuss the process of photosynthesis, the different reactions, the mechanism of photosynthesis, the factors which are required by the to the process of photosynthesis, and also we can discuss the different factors, the different limiting factors which can affect the rate of photosynthesis. सो बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में जो दो मेन प्रोसेस है, जो दो मेन टॉपिक्स हैं, वो एक है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है रिस्पायरेशन। आज की क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम रिस्पायरेशन डिस्कस करेंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट द अनदर न्यू चैप्टर। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।